तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विल्सन नाइट में। तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर च्योन को दिखाया जाता है। च्योन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और जैसे ही च्योन अपने हाथ को नीचे लाता है तो सामने खड़े सभी बारबेरियंस को दिखाया जाता है। वह सभी तुरंत ही प्रेशर की वजह से जमीन पर आ जाते हैं। च्योन उन्हें देखते हुए कहने लगता है, अब यह तुम सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इसके बाद अब हमें ग्रेट होम क्लैन असुरा के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जन्म से ही ब्लड लाइन की पावर थी। उसने ग्रेट होम क्लैन को लीड किया और काउंटलेस बैटल में सरवाइव किया, अनगिनत ट्राइब्स को एक साथ इकट्ठा किया और ग्रेट होम क्लैन के अंदर अभी फिलहाल अपनी इस पोजीशन तक पहुंचा। वह जो ग्रेट प्लेन्स में सबसे बड़ा बन गया, जो कि जोंग युआन से भी बड़ा है। वह इतना ज्यादा खतरनाक था कि जोंग युआन का ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस भी उससे लापरवाही से बात करने अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे कोई भी बात का किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उस अकेले के पास इतनी बड़ी सेना थी कि वह अकेला ही जोंग युआन को डराकर पीछे हटा सकता था। कम से कम यह सिचुएशन तब तक तो थी जब तक कि उसके सामने डिमोनिक कल्ट का लीडर डीमन गॉड च्योन योन उन उसके सामने नहीं आ गया था। यही कमाल का नजारा था। उसके आंखों के सामने ही उसके 2000 सैनिक एक ही झटके में पूरी तरह से मारे गए। किसी अज्ञात शक्ति द्वारा अपने घोड़े को जमीन पर रेंगना और अपने आप को पूरी तरह से दबाना, यह उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसका ग्रेट होम क्लैन के लीडर असुरा ने इससे पहले कभी भी इसका अनुभव नहीं किया था। दिखाया जाता है च्योन को जो कि असुरा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसे देखते ही असुरा के सभी लोग असुरा को बचाने के लिए उसके सामने आने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से असुरा जो कि सिर्फ च्योन को ही देखे जा रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, तो यह सच है, यह सचमुच डीमन गॉड है। असुरा काफी ज्यादा घबरा जाता है और च्योन से कहने लगता है, हमें बैठकर एक बार इसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। असुरा के पूरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं च्योन को देखकर। च्योन भी लगातार ही उसे घूरे जा रहा होता है। में दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि असुरा के सामने खड़ा हुआ था और कहने लगता है, अगर तुम इससे ज्यादा करीब आते हो तो। लेकिन इतने में दूसरी तरफ से च्योन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातें सुनकर तुरंत ही अपने हाथ को हिला देता है और उसके सिर्फ ऐसा करते ही दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो कि आसमान में उड़ जाते हैं। च्योन के सामने जो भी आ रहा होता है, च्योन सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा फ्लिप करता, जिसकी वजह से सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। च्योन चलते हुए असुरा के पास पहुंच गया होता है और असुरा को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कांप रहा होता है। च्योन असुरा के सामने आकर असुरा को घूरने लगता है। इसे देखकर असुरा वह अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये किस तरह की फीलिंग है जो कि मैं इस सामने वाले शख्स के अंदर से महसूस कर रहा हूँ। इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर, यह मुझसे काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा यंग है। इसके बाद च्योन को दिखाया जाता है जो कि उसे पूछने लगता है, मुझे इसके बारे में बताओ, तुम्हें किसने उकसाया। असुरा जैसे ही इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता चला? क्या यह सचमुच का ही कोई गॉड है? हमारा गोल सिर्फ यहाँ से लोगों को पीछे डराकर हटाना ताकि वह ग्रेट प्लेन्स के अंदर एंटर ना कर सके। हमारा सचमुच कोई इरादा नहीं था आपसे फाइट करने का। च्योन उसकी बातें सुनकर अपने मन में कहने लगता है, मैंने इससे पूछा क्योंकि मुझे इसके बारे में शक हो रहा है कि वह मेरे निकनेम के बारे में जानता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड छिपा हुआ है? उसके बाद असुरा से कहने लगता है, इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बताओ। असुरा जिसके टोटली पसीने छूट रहे होते हैं कहने लगता है, वह मुरीम अलायंस के हेड का दूसरा बेटा कांग सोहो था। साथ ही असुरा अपने मन में कहने लगता है, क्योंकि हम कांग सोहो के द्वारा पूरी तरह से मूर्ख बना दिए गए हैं, तो अब इस बात के ऊपर अड़े रहना यह पूरी तरह से मूर्खता होगी, क्योंकि यह सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, तो उसे भी इसका थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। असुरा आगे कहने लगता है, हमारे यहाँ आने से पहले वह यहाँ पर आया था 3000 भेड़ों के बदले में। उसने हमसे कहा कि कोई भी अगर ग्रेट प्लेन्स के अंदर एंटर करता है तो उसे आगे जाने ना दिया जाए। हम सब सिर्फ आपको डराना चाहते थे, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको नुकसान पहुंचाने का। अगर उस कमीने कांग सोहो ने झूठ नहीं बोला होता तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि उसने कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। मुझे इस बात के लिए सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यह सब कुछ बस सिर्फ उसे कमीने की वजह से हो रहा है। वह यहाँ पर नहीं आता तो मेरे 2000 सैनिक वह व्यर्थ में अपनी जान नहीं गंवाते। असुरा आगे च्योन से कहने लगता है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुरंत ही आपको रास्ता देंगे। आपको काफी ज्यादा जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, तो इसलिए बिल्कुल भी लेट मत होइए। च्योन जैसे ही इस बात को सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। असुरा जैसे ही च्योन की स्माइल को देखता है तो अपने मन में कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं इसके साथ बातचीत करने में सफल रहा। अब यह यहाँ से जाएगा और सीधा ही कांग सोहो को भी मार देगा। असुरा च्योन से कहने लगता है, यह समझने के लिए सचमुच बहुत ज्यादा धन्यवाद। आपसे मिलकर सचमुच काफी ज्यादा खुशी हुई। डीमन कल्ट के लीडर डीमन गॉड। वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही च्योन ने उसका एक हाथ काट दिया होता है। असुरा का खून जैसे ही हवा में बगड़ता है तो वह काफी ज्यादा चौंक गया होता है।
और दिखाया जाता है असुरा के एक हाथ को जो कि कटकर जमीन पर गिर गया होता है। हाथ कटने की वजह से अब तेज चीख मारता है। दिखाया जाता है असुरा के सबॉर्डिनेट्स को, वह भी असुरा की इस तरह की हालत को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है च्योन को जो कि असुरा से कहने लगता है, तुम इस समस्या से जल्द निपटना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा करने से यह तथ्य बिल्कुल भी नहीं बदल जाएगा कि पहले तुमने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। असुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने कंधे को पकड़कर बैठा हुआ था और अभी भी उसके टोटली पसीने छूट रहे होते हैं। च्योन तुरंत ही असुरा के पास पहुंचकर उसके सर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। च्योन काफी गुस्से में उससे कहने लगता है, तुम तो इस तरह से एक्ट कर रहे हो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करते। तुम सारी चीजों का ब्लेम डाल रहे हो कांग सोहो के ऊपर। असुरा इस पर च्योन से कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ मत करिए, अगर कांग सोहो यहाँ पर नहीं आता तो हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते। च्योन इस बात को सुनते ही असुरा से कहने लगता है, हाँ यह बात सच है। च्योन चिल्लाते हुए असुरा के सभी लोगों से कहने लगता है, तुम्हारे लीडर ने अपना एक हाथ को खो दिया है। था नहीं पहले तो एक था, लेकिन अब ये कह रहे हैं दोनों, और यह सब कुछ हुआ है ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस के कांग सोहो की वजह से। असुरा जैसे ही सुनता है दोनों हाथ तो वह भी बुरी तरह से घबरा जाता है। च्योन हंसते हुए उसे कहने लगता है, अपनी सारी नफरत को कांग सोहो के लिए बचा कर रखना, क्योंकि यह सब कुछ हुआ भी तो सिर्फ उसी की वजह से है। असुरा सिर्फ चिल्लाते हुए च्योन को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब इस सब का कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि दिखाया जाता है हवा में बिगड़ते हुए ब्लड को। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें मरीन अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है जेगल सोहो को जो कि पीछे की तरफ देखने लगती है। इसके बाद मायोंग कांग से कहने लगती है, क्या आपने किसी तरह की अभी कोई आवाज सुनी? दिखाया जाता है कांग सोहो को जो कि अपने मन में कह रहा होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, यह सचमुच पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद कहानी सुनाने वाला आ जाता है और हमें बताता है ग्रेट वॉल के पार का एरिया जो ग्रेट प्लेन से अधिक नॉर्थ में है। यह एरिया आमतौर पर सारे साल पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ रहता है, लेकिन हकीकत में इसमें बहुत सारे जंगल, पहाड़ और घास के मैदान शामिल हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक है जिसे कि बाइकल लेक कहा जाता है, जो झोंगयुआन की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। होली शी, ब्लू आइस ऑफ द कोल्ड लैंड, द नॉर्थर्न आइस सी एंसेस्टर्स, इसे कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं क्योंकि इसके भीतर एक पूरा आइसलैंड स्थित है। यह आइसलैंड यह इतना ज्यादा विशाल है कि इसे एक साधारण आइसलैंड कहना वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। छोटे छोटे माउंटेन्स और प्लेन एरिया के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्टिस लाइक पैलेस जो कि साउथ ईस्ट माउंटेन्स के बीच में स्थित है। यह पहले से इतना ज्यादा विशाल है कि लोग इसकी तुलना करते हैं मरीन अलायंस के हेडक्वार्टर के साथ, और यह होता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के अंदर ही सील्ड टर्टल आइसलैंड को। यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर दिखाया जाता है एक छोटी सी गुफा को, लेकिन जैसे ही इस केव को अंदर से दिखाया जाता है तो यह केव सचमुच काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसके अंदर दिखाया जाता है किसी चीज को जो कि बहुत जोर से चमक रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है दरअसल वह चमकने वाली चीज वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, और यह सारे लोग होते हैं नॉर्थर्न आइस सी पैलेस से, जो कि अपनी जी जान लगाकर किसी चीज को इकट्ठा पावर दे रहे होते हैं। दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है, हमें इसे थोड़ी देर और इसी तरह से संभालना होगा, जल्दी ही यहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाएगा, तब तक बर्फ के पत्थरों के अंदर अपनी ठंडी क्यूआई को डालते रहो। और यह शख्स होता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का सेकंड एल्डर मू बेंग। साथ ही मू बेंग अपने मन में कह रहा होता है, मैंने ऐसे कह तो दिया है लेकिन मैं खुद भी इसे मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा संभाल पाऊंगा। यहाँ तक कि लगातार ही हम इसके अंदर अपनी ठंडी क्यूआई को डालते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बर्फ पर छोटी छोटी दरारें आने लगी हैं। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी आराम करते हैं तो इस अंडरनेथ के नीचे का मॉन्स्टर वह बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। क्या इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ और जरूरी है? एक बार सील से निकलने के बाद ड्रैगन टॉर्टोइज उसकी पावर वे लगातार ही वापस आती जा रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग लगातार ही कमजोर होते जा रहे हैं। इतने में दिखाया जाता है मू बेंग का ध्यान जाता है ऊपर की तरफ, जहाँ पर कुछ और लोग आ गए होते हैं। जो शख्स ऊपर आया होता है वह चिल्लाते हुए कहने लगता है, इसके बारे में चिंता मत करो सेकंड एल्डर, शिफ्ट चेंज करने का समय आ गया है। और यह होता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का 4th एल्डर ये जियोंग। सेकंड एल्डर वह 4th एल्डर से कहने लगता है, मुझे माफ कर देना ऐसा कहने के लिए, लेकिन तुमने अभी अभी तो अपनी क्यूआई को इसके अंदर फ्यूज किया था, लेकिन तुम्हें फिर से ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं इसे और ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रोक कर रख सकता हूँ।
फोर्थ एल्डर इस पर कहने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने भी इसे महसूस किया था। कंपन इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि हम इसे पैलेस के अंदर से भी महसूस कर सकते हैं। सेकंड एल्डर इस पर कहने लगता है कि हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमें पैलेस के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेना चाहिए और ड्रैगन टॉर्टोइस से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ एल्डर इस पर कहने लगता है हमें कुछ और समय तक इसे सहना होगा। एक बार मुरी मेलेंस की सेना वह हमारे साथ आ जाएगी तो हमें इस डिमोनिक क्रिएचर के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर फाइट करनी होगी, भले ही हम ऐसा ना चाहे फिर भी। लेकिन एल्डर जैसे इस बात को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है वह कमीने, वह फॉरेनर्स। इस पर फोर्थ एल्डर उसे रोकते हुए कहने लगता है दीवारों के भी कान होते हैं। सेकंड एल्डर इस पर कहने लगता है क्या मैं गलत हूँ? आखिर हमें कब तक इस तरह से अपना बलिदान देना होगा? हमें कब तक इंतजार करना होगा उनके आने का? वह इतना कहता ही है तभी कोई बाहर से चिल्लाते हुए उन दोनों का नाम लेता है, जिस पर वह दोनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वहां पर एक शख्स भागते हुए आ गया होता है और बताने लगता है कि मुरी मेलेंस की सेना वह यहाँ पर पहुंच गई है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नॉर्थर्न आइसी पैलेस के डॉक का सीन दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि दूसरे से कह रहा होता है मास्टर, मैं इसे खुद महसूस कर सकता हूँ, हम लोग पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच आए हैं, इसलिए यह काफी ज्यादा राहत की बात है। हम सब लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि यंग मास्टर डैन वह इस शिप को ऊपर ना हो। इस पर हमें दिखाया जाता है उस शख्स को जो कि पीछे खड़े एल्डर से कहने लगता है फर्स्ट एल्डर मेरी बात को ध्यान से सुनो, भले ही हमारे रास्ते अलग हो गए हो लेकिन फिर भी वह मेरा भतीजा है। मैंने उसे एक बार मार्शल आर्ट के साथ साथ आइज वाइट डिवाइन मार्शल आर्ट भी सिखाया है, तो इसलिए अगली बार यंग मास्टर का जिक्र करते समय अपने मुंह पर लगाम रखना। और यह शख्स होता है नॉर्दर्न आइसी पैलेस का प्रॉक्सी डैन जियो कॉन। और बस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।